रासायनिक आबंधन एवं आणविक संरचना में अगला हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या उसी को हम बोलते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत। संयोजकता बंध सिद्धांत या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या इसी को हम शॉर्टकट में VBT सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी सिद्धांत कहते हैं। कक्षक बनने के लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला, कक्षक से अणु बनने के लिए दो सिद्धांत है परमाणु से। पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरा होता है आणविक कक्षक सिद्धांत, जिसको हम MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहते हैं। पहला वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने बताया कि यह पाउली के नियम पर आधारित है। पाउली ने कहा था कि किसी परमाणु के संयोजकता कोश में अगर आधे भरे इलेक्ट्रॉन हैं तो वह बंध बनाने में भाग लेता है, और इस सिद्धांत को आगे और दो वैज्ञानिक थे। 1927 में वैज्ञानिक का नाम था हिटलर एवं लंदन, उन्होंने इस सिद्धांत को दिया। इसके बाद इसी सिद्धांत को और आगे 1931 में पॉलिंग और स्लेटर ने इसे और विकसित किया था। यह सिद्धांत परमाणुओं के रेखीय संयोजन के सिद्धांत पर आधारित है। रेखीय संयोजन का सिद्धांत, जिसे हम LCAO रेखीय सिद्धांत, LCAO, L का मतलब लीनियर, C का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, कक्षकों के रेखीय संयोजन का नियम, रेखीय संयोजन के नियम पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी आधारित है। इस सिद्धांत के कुछ बिंदु है। पहला बिंदु हम लेते हैं इसमें अतिव्यापन किसे कहते हैं। पहला होता है इसका बिंदु अतिव्यापन। अतिव्यापन का मतलब होता है, हमने बोला कि जब भी परमाणु से अणु बनता है तो पहले कक्षक उस बंधन में भाग लेते हैं। परमाणु के कक्षक पहले मिलते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन का उसमें वितरण होता है। तो अतिव्यापन हमेशा कक्षक का होता है, किसी इलेक्ट्रॉन का नहीं होता। कक्षक के बीच आपस में मिलना क्या कहलाता है? अतिव्यापन। अतिव्यापन हमेशा याद रखेंगे इस सिद्धांत के अनुसार। कौन से सिद्धांत के अनुसार? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार। आधे भरे हुए कक्षक, एक कक्षक में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आधा भरा मतलब उसमें कितना होना चाहिए कक्षक में? 1 इलेक्ट्रॉन। जिस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, जैसे उदाहरण के लिए ये एक S कक्षक है और दूसरा X कक्षक, दोनों में 1-1 इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के बीच जो साझेदारी हो जाती है, यहाँ पे आपका इसको हम क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग या अतिव्यापन। ये अतिव्यापन, चूंकि ये भी S था, ये भी क्या था? S था, तो इसको हम SS अतिव्यापन कहेंगे। आगे हम अतिव्यापन में इसकी चर्चा करेंगे। दूसरा, पहला बिंदु उसने क्या बोला? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कक्षकों का क्या होना चाहिए? अतिव्यापन। दूसरा बिंदु है जो अतिव्यापन कर रहे हैं कक्षक, हमने अभी बताया वो कैसे होने चाहिए? अर्धपूर्ण होने चाहिए। कक्षक कैसे होने चाहिए? अर्धपूर्ण कक्षक होने चाहिए। अगर S ऑर्बिटल में पहले से 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो ये अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा। P में पहले से आपके S में 2 होना चाहिए। PX में अगर 2 है, PY में 2 है, जैसे आपका P की बात करते हैं, इसमें 1 है तो ये अतिव्यापन में भाग लेगा, ये भी अतिव्यापन में भाग लेगा, ये भी भाग लेगा। लेकिन अगर इस S
px कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये कक्षक अब अतिव्यापन में भाग नहीं लेगा। तो याद रखेंगे अतिव्यापन में वही कक्षक भाग लेता है जिसके पास आधे भरे इलेक्ट्रॉन या 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तीसरा बिंदु लेते हैं हम स्थानित आणविक कक्षक। स्थानित आणविक कक्षक हमने अभी बताया, मान लीजिए यहाँ पे 2 नाभिक हैं, दोनों नाभिकों के बीच में कक्षक आपस में अतिव्यापित हुए, तो अब इनके बीच में एक नया आणविक कक्षक बन गया। तो यह आणविक कक्षक स्थानित आणविक कक्षक है और यही आणविक कक्षक में क्या पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और यहाँ पर अब यह इलेक्ट्रॉन एक नाभिक से नहीं, कितने नाभिक से संबंधित होते हैं, 2 नाभिक से संबंधित होते हैं। अगला पॉइंट है इसमें इलेक्ट्रॉन का सांद्रण। स्पष्ट है चित्र से कि इलेक्ट्रॉन का सांद्रण दोनों नाभिकों के बाएं तरफ या दाएं तरफ नहीं होगा, कहाँ पे होगा, बीच में। इलेक्ट्रॉन का सांद्रण परमाणु बनने के बाद या अतिव्यापन होने के बाद, परमाणु से अणु बनने के बाद या अतिव्यापन होने के बाद हमेशा कहाँ पे अधिक होता है, दोनों परमाणु के नाभिक के बीच में अधिक होता है। अगला लेते हैं इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है, जो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा पहले परमाणु कक्षक से थी संबंधित, वही ऊर्जा उसके अणु बनने पर भी वही ऊर्जा होगी, उसके ऊर्जा में किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता। परमाणु कक्षक की जो ऊर्जा थी वही ऊर्जा उस परमाणु से अणु बनने के बाद भी होती है, उसके ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। अगला पॉइंट है इसमें संकरित कक्षक। अतिव्यापन में भाग लेने वाले कक्षक कैसे होने चाहिए, संकरित होने चाहिए। संकरित का मतलब है px py pz, मैं इसे px py pz बोल रही हूँ। संकरण होगा जब तो ये सारे कक्षक आपस में मिल जाएंगे। संकरण हमारा एक विशेष टॉपिक है आगे जो हम पढ़ेंगे। संकरण जब होता है तो किसी भी कक्षक का अपना स्थायित्व नहीं होता, वो सारे कक्षक एक जैसे हो जाते हैं और एक ही ऊर्जा वाले हो जाते हैं। तो अतिव्यापन के लिए एक और शर्त है कि कक्षक कैसे होने चाहिए, संकरित होने चाहिए। मतलब उनकी ऊर्जा कैसी होनी चाहिए, एक जैसी, और उनका कार्य भी लगभग एक जैसा होना चाहिए। किसने कहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। अगला लेते हैं हम दिशात्मक प्रकृति। जिस दिशा में अर्धपूर्ण कक्षक परस्पर अतिव्यापन करते हैं वह कैसा होता है, सहसंयोजक या बंद होता है। और कहा जा सकता है कि सहसंयोजक बंद हमेशा कैसा होता है, दिशात्मक होता है। एक निश्चित दिशा में ही सहसंयोजक बंध बनता है। अगला पॉइंट है सहसंयोजक बंध की शक्ति अतिव्यापन पर निर्भर करता है। अगर 2 परमाणु कक्षक बहुत ज्यादा अतिव्यापन होंगे तो बंध हमेशा ज़्यादा मजबूत बनेगा, लेकिन अतिव्यापन की मात्रा या सीमा या परसेंटेज कम होगा तो बनने वाला सहसंयोजक बंध भी कैसा होगा, दुर्बल होगा। उनकी बंध ऊर्जा भी कैसी होगी, कम होगी। तो बंध को मजबूत बनाने के लिए क्या होना चाहिए, कक्षकों के बीच हमेशा अतिव्यापन है वह अधिकतम होना चाहिए। अगला पॉइंट है इसमें सहसंयोजकता। सहसंयोजकता का मतलब होता है किसी भी परमाणु का जो संयोजी कोश है उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतनी ही उसकी क्या हो सकती है, संयोजकता होती है। जैसे हम बोरान की बात करते हैं तो बोरान का परमाणु क्रमांक 5 है, तो इसमें पहले कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 3, तो अधिकतम इसकी संयोजकता कितनी हो सकती है, 3। जितने हैं उतने ही वो सहसंयोजक बंध देने वाला या लेने वाला नहीं है, आयनिक बंध की बात नहीं हो रही है। तो यहाँ पे सहसंयोजकता की बात हो रही, तो अधिकतम में 3 बंध ही बना सकता है क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सहसंयोजकता उसके संयोजकता कोश, जैसे इसका संयोजकता कोश दूसरा कक्षा है उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 3, उसके आधार पर इसकी सहसंयोजकता को निकाला जाता है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बहुत सारे बातों को बताया कि अणु कैसे बनता है, लेकिन उस बंध
सिद्धांत जो है, वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत या संयोजकता बंध सिद्धांत, दो परमाणु क्यों जुड़ते हैं, कैसे जुड़ते हैं, उनमें अतिव्यापन होता है उसके कक्षक में, ये संयोजकता बंध सिद्धांत ने बताया। लेकिन इस सिद्धांत की बहुत सारी क्या थी, सीमाएं थी। वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत है वो कुछ अणुओं से संबंधित चीज़ों को बताने में असमर्थ रहा। जैसे उदाहरण के लिए ऑक्सीजन को आप लीजिए, हमने बताया ऑक्सीजन के बीच जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है और इसका भी अष्टक पूरा हो जाता है। डबल बॉन्ड बताया था हमने आपको। लेकिन यहाँ पे जब अष्टक पूरा हो चुका है तो आप खुद ही सोचिए, कहीं पे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा क्या, एकल इलेक्ट्रॉन होगा क्या, नहीं होगा। सारे इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे, युग्मित होंगे, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सारे कक्षकों में कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे हम इसका परमाणु क्रमांक 8 लेते हैं तो 1s2 2s2 और ये दो सहसंयोजक बंध बना डाला है तो इसके p कक्षक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी हो गई होगी, 8। कहीं पे कोई एक अकेला इलेक्ट्रॉन दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो अब आप सोचिए, जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसमें चुंबक से आकर्षित होने का गुण भी नहीं होगा। तो इसे क्या होना चाहिए, प्रति चुंबकी। आप लोगों ने पढ़ा होगा, चुंबक से आकर्षित होता है उस पदार्थ को हम बोलते हैं दो चीजें हैं, प्रतिकर्षण और आकर्षण। जो चुंबक से प्रतिकर्षित होता है, चुंबक से दूर जाता है, उस पदार्थ को हम बोलते हैं प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय क्यों होता है, क्योंकि इसके किसी भी कक्षा में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होता। सारे कक्षक में कैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं, युग्मित। इसलिए अपना एक स्वतंत्र घूर्णन, इसका घूर्णन हुआ क्लॉकवाइज, इसका घूर्णन हुआ एंटी क्लॉकवाइज। दोनों ने अपने अपने घूर्णन को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। यहाँ पे कहीं पे भी घूर्णन आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न नहीं हुआ। इसलिए ये चुंबकीय क्षेत्र से कैसा होगा, प्रतिकर्षित होगा। लेकिन अगर किसी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन ये घूम रहा है, घूमते घूमते अपने चारों तरफ क्या उत्पन्न करेगा, एक चुंबकीय क्षेत्र या आवेशित क्षेत्र। और इस आवेशित क्षेत्र में अगर हम किसी चुंबक को रखेंगे तो वो किसका अनुभव करेगा, इसके घूर्णन के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र बना है या आवेशित क्षेत्र है, उससे ये चुंबक क्या होगा, आकर्षित होगा। तो ये पदार्थ क्या कहलाता है आपका, अनुचुंबकीय। ये चीज आप हमेशा याद रखेंगे। प्रतिचुंबकीय पदार्थ के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन युग्मित होता है, क्योंकि उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है, इसलिए चुंबक से आकर्षित नहीं होता। लेकिन अगर हम अनुचुंबकीय पदार्थ को लेते हैं तो अनुचुंबकीय पदार्थों के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण उसके घूर्णन के कारण उसके आसपास एक आकर्षण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न, आवेशित क्षेत्र उत्पन्न, ये अपना घूमेगा तो आवेशित क्षेत्र उत्पन्न होगा और इसमें चुंबक के आसपास रखेंगे तो इसमें क्या होगा, आकर्षण। इंग्लिश में इसको डायमैग्नेटिक कहते हैं और इसे क्या कहते हैं, अनुचुंबकीय को पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन में सारे आपको युग्मित दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के अणु में, तो क्या होना चाहिए, उसको क्या होना चाहिए, प्रति चुंबकीय होना चाहिए। लेकिन वह क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। किस सिद्धांत ने इसको अनुचुंबकीय नहीं बता पाया, किस सिद्धांत ने, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने।
इसके लिए यह इसकी एक कमी थी कि बहुत सारे पदार्थ का जो चुंबकीय व्यवहार वास्तव में होता है, लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार वह वैसा व्यवहार ना करके दूसरी तरह से चुंबकीय गुण को प्रदर्शित करता है। उसी तरह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की एक और सीमा थी, इसने उपसहसहयोजी बंध के बारे में किसी तरह से वर्णन नहीं किया। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक, जैसे हमने आपको बताया था लुईस अम्ल जो होते हैं BF3, आपका एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड जिसको हम इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहते हैं, ये क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने किसी तरह से कोई समझाया नहीं या उसके बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं दी। इसके बाद अगर हम इसके ध्रुवणता, जैसे मैंने अभी आपको बताया कौन चुंबकीय है और कौन अचुंबकीय है, ये एक सिद्धांत है और इसी पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ सिद्धांत देना चाहिए कि कौन प्रतिचुंबकीय होगा, कौन अणु अनुचुंबकीय होगा। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यह भी बताने में क्या रहा, असमर्थ रहा। और अनुनाद एक घटना होती है, जैसे बेंजीन में पाया जाता है। अनुनाद वह घटना है जिसमें किसी यौगिक का अणुसूत्र एक हो, लेकिन उसके कई संरचना सूत्र हम दे सकते हैं और जो सारे संरचना सूत्र है वो किसी न किसी रासायनिक समीकरण या रासायनिक क्रियाओं में भाग लेते हैं। तो अनुनाद की घटना को भी यह बताने में असमर्थ रहा। अगला लेते हैं इस सिद्धांत जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी था, उसमें हमने शुरू में बताया कि इसमें कक्षकों के रेखीय संयोजन, कक्षक आपस में क्या होते हैं, अतिव्यापित होते हैं। इस सिद्धांत को लिया है और इस सिद्धांत के अनुसार कुछ अणुओं के बनने को समझाया है। अगला हम लेते हैं इसमें अतिव्यापन, LCAO थ्योरी, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। इसमें आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है अणु बनने पर हमेशा क्या होना, अतिव्यापन का होना। अगर अतिव्यापन नहीं होता तो याद रखेंगे परमाणु से अणु भी नहीं बनता। तो अतिव्यापन किसे कहते हैं? दो परमाणु एक दूसरे के अगर हम दो कक्षक को लेते हैं, पहला कक्षक भी S है, दूसरा कक्षक भी S है, तो कक्षकों के बीच एक इस तरह से दोनों एक दूसरे के समीप आते हैं। अगर ये कक्षक संयोजकता कक्षक है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये कक्षक आपस में एक दूसरे के पास आते हैं और इस घटना को हम क्या कहते हैं, अतिव्यापन। अतिव्यापन दो कक्षकों के बीच का एक योग है, युग्मन है, जिसमें एक दूसरे के वो नज़दीक आते हैं और एक अणु कक्षक की तरह बीच में इलेक्ट्रॉन उसमें उपस्थित होते हैं और बंध बनता है। अतिव्यापन है ये आधे भरे हुए कक्षकों के बीच बनता है, आपस में एक निश्चित सीमा तक इनके जुड़ने से बनता है। अगर आप कल्पना करें कि क्यों कक्षक आपस में मिल नहीं जाते पूरे, हमने बोला एक निश्चित सीमा तक दो कक्षक आपस में एक दूसरे के पास आते हैं, आधे भरे हुए कक्षक। इस घटना को हम क्या कहते हैं, अतिव्यापन। अगर आप सोचे इतना अधिक, हमने बोला कि अतिव्यापन होता है तो बंध जो होता है बनने वाला ज़्यादा मजबूत होता है, तो क्यों एक दूसरे के साथ पूरा वो नहीं मिल जाते। तो आप खुद कल्पना कीजिए, मान लीजिए कक्षक है तो कक्षक जो होता है एक नाभिक से भी संबंधित होता है। इस एक सीमा तक बहुत ज़्यादा पास आएंगे तो इन दोनों के नाभिक एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित
करेंगे। तो कक्षक आपस में पूर्ण रूप से मिश्रित नहीं होते हैं, एक सीमा तक दोनों के बीच मिलना होता है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? अतिव्यापन। अतिव्यापन करने वाले जो कक्षक होते हैं वो हमेशा आधे भरे हुए होते हैं। अगर संकरण ना हो तो ये नियम नहीं होगा। संकरण में आगे आप पढ़ेंगे कि अतिव्यापन के लिए आधा भरा होना भी जरूरी नहीं है, खाली कक्षक या भरा कक्षक भी अतिव्यापन कर सकता है। इसके बाद आप जो संकरण पढ़ेंगे उसमें अलग नियम है, आधा भरा होना जरूरी नहीं है, पूरा भरा या जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है वो कक्षक भी अतिव्यापन कर सकता है। लेकिन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार आधा भरा हुआ कक्षक अतिव्यापन करता है। आगे हम लेते हैं अतिव्यापन है यह कितने प्रकार का होता है? अतिव्यापन जो होता है यह कितने प्रकार का होता है? अतिव्यापन पहला एस आपको मालूम है गोल कक्षक होता है, गोलीय सममिति का। पी जो होता है डमरू के शेप का होता है, ये इसका एक लोब है, ये इसका दूसरा लोब है। और इस गोलीय सममिति में इलेक्ट्रॉन चारों तरफ होते हैं, लेकिन ये डमरू नुमा जो शेप है या आकृति है इसमें इलेक्ट्रॉन इस लोब में या इस तरफ के लोब में होते हैं। बीच में नोडल बिंदु पाया जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाए नहीं जाते हैं। तो पहला अतिव्यापन हम कौन सा लेते हैं? पहला अलग 3 तरह का अतिव्यापन हम लेते हैं। एस अतिव्यापन, दूसरा लेते हैं SP अतिव्यापन और तीसरा लेते हैं PP अतिव्यापन। SS अतिव्यापन क्या है? मान लीजिए एक S कक्षक, कक्षा अलग होती है, कक्षक अलग होता है। कक्षा का मतलब होता है किसी नाभिक से एक न्यूनतम दूरी पर स्थित कक्ष, जिसको हम कक्षा कहते हैं। इसकी ऊर्जा निश्चित होती है। कक्षा जो होता है उसके अंदर कक्षक पाए जाते हैं। जैसे आपका पहले कक्षा में एक कक्षक उपकोष होता है S, दूसरे में S और P, तीसरे में आपका SPD और चौथे में आपका होता है SPDF। तो S आपका गोलीय सममिति का होता है S कक्षक। इस S कक्षक के साथ अगर दूसरा S कक्षक आता है तो इस दोनों के बीच जो ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होता है तो इसमें एक सीमा तक ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। इस अतिव्यापन से जो बंध बनता है वो हमेशा सिग्मा बंध होता है। यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको एक बॉल दूं और उस बॉल को चाकू से कहीं से भी 2 भाग में बांटो बोलो तो आप कहीं से किसी भी एंगल से ले, आपका वो बॉल 2 बराबर भाग में बटेगा, क्योंकि उसमें गोलीय है। गोलीय है मतलब उसके चारों तरफ सममिति समान है। इसलिए यहाँ पे भी चारों तरफ सममिति S कक्षक की समान है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन किसी भी दिशा में पाए जा सकते हैं। और इससे जो अब ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होगा किसी भी दिशा में हो, चाहे इस दिशा से हो, चाहे यहाँ से हो, चाहे यहाँ से, हमेशा बंध कैसा बनेगा? सिग्मा बंध ही बनता है। तो पहला अतिव्यापन क्या था? S अतिव्यापन। चूंकि S अक्ष सममिति वाला होता है, इसलिए चाहे X डायरेक्शन से XS मिले, चाहे P Y डायरेक्शन या Y दिशा से आपके SS मिले या Z दिशा से SS कक्षक मिले, हमेशा
अतिव्यापन से कौन सा बंध बनेगा? सिग्मा बंध, क्योंकि गोलीय सममिति इसमें पाई जाती है। दूसरा अतिव्यापन हम लेते हैं SP अतिव्यापन। हमने बोला S कक्षक कौन सा आकृति का होता है? गोलीय। P कैसा होता है? मान लीजिए P 3 तरह के होते हैं, मालूम होना चाहिए, PY, PX, PY और PZ। मान लीजिए हमारा ये 3 दिशा है, अंतरिक्ष है हमारा, इसको हम 3 दिशाओं में बांटते हैं, X दिशा, Y दिशा, Z दिशा। अगर ये हमारा X है तो ये PX होगा, PX लोब कक्षक, ये PY कक्षक होगा अगर ये Y दिशा है तो, और ये कौन होगा? PZ। हम इस S के साथ चाहे मैं PX को लूँ, चाहे मैं इसके साथ यहाँ से PY को जोड़ूँ या यहाँ से PZ को जोड़ूँ, किसी भी दिशा से मैं S कक्षक के साथ PX को जोड़ूँ, चाहे PY को जोड़ूँ, चाहे PZ को आपस में पास लाऊं, हमेशा यहाँ पे भी S के सममिति होने के कारण जो बंध बनेगा वो कैसा होगा? सिग्मा होगा, मतलब एक सममिति में ही मिलेगा वो। यहाँ पे भी चूंकि इलेक्ट्रॉन चारों तरफ मिल सकता है, कोई एक विशेष दिशा में नहीं मिलता, तो इस अतिव्यापन को हम क्या कहेंगे? SP। ये PX भी हो सकता है, PY भी हो सकता है, PZ हो सकता है। इस डायरेक्शन से मिल रहा है इस अक्ष से तो ये PX है, मान लीजिए यहाँ से मिला तो ये PY होगा, या यहाँ से मिला तो ये क्या होगा? PZ। लेकिन यह अतिव्यापन का प्रकार कौन सा होगा? S और P। अगला हम लेते हैं PP अतिव्यापन। PP अतिव्यापन है, इसमें हम 2 भाग कर सकते हैं। PP अतिव्यापन में पहला होता है समाक्ष अतिव्यापन, सम अक्ष मतलब समान अक्ष से होने वाला अतिव्यापन, और दूसरा होता है विषम या पार्श्ववर्ती इसको हम अक्षीय अतिव्यापन भी कहते हैं। पहला देख लीजिए PP अतिव्यापन, इसके हमने 2 भाग लिया, समाक्ष या एक अक्ष से होने वाला अतिव्यापन जिसको हम अक्षीय अतिव्यापन कहते हैं, और दूसरा अतिव्यापन होता है पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। मान लीजिए ये अक्ष है, ये X अक्ष है, इसमें एक PX है, इसके साथ PX आया, दूसरा PX कक्षक, और दोनों के बीच अतिव्यापन हुआ। एक ही अक्ष है, आमने सामने आए, दोनों ने अपना अतिव्यापन किया, तो यहाँ पे जो बंध बनेगा एक ही अक्ष से जुड़ा है, इसलिए हम इसको अक्षीय अतिव्यापन कहेंगे। इसमें जो बंध बना वो क्या होगा? सिग्मा। और यहाँ पे दोनों नाभिक है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन का घनत्व होगा। लेकिन अगर हम इसी को PY डायरेक्शन या PY दिशा से लेंगे, ये मेरा एक PY है, ये PY एक कक्षक है और ये दूसरा PY है। ये दोनों एक ही अक्ष से फिर मिल रहे हैं, तो यहाँ पे भी कौन सा अतिव्यापन हुआ? अक्षीय अतिव्यापन हो सकता है। ये डायरेक्शन PY है, ठीक है, Y डायरेक्शन है, तो PY और PY दोनों मिले, यहाँ पे भी सिग्मा बंध बनेगा। एक ही अक्ष से मिले, अलग अलग अक्ष हो रहा है क्या? एक X है एक Y है, ऐसा नहीं है, दोनों कौन से अक्ष से मिल रहे हैं? Y अक्ष से। अगर इसको हम ऐसा लें, ये आपका एक P और ये
दूसरा ये भी एक ही अक्ष में मिल रहे हैं, इसलिए ये अतिव्यापन भी कौन से अतिव्यापन के अंतर्गत आएगा? अक्षीय अतिव्यापन। अब मैं दूसरा अतिव्यापन बता रही हूँ जिसको हम बोलते हैं पार्श्ववर्ती अतिव्यापन। ये मान लीजिए एक px कक्षक है, ये आपका दूसरा p कक्षक है, ये py भी हो सकता है, ठीक है। ये दोनों एक अक्ष से नहीं मिल रहे हैं, कोई भी दो p ले लो, x y लेने की जरूरत नहीं है। एक p ये है, दूसरा p कक्षक ये है, इसका अक्ष ये है और इसका अक्ष ये है, अक्ष बदल गया है। तो यहाँ पे अगर मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे? ये अलग अक्ष में है, ये अलग अक्ष में, एक दूसरे से इस तरह से मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों लोग जो ऊपर और नीचे हैं उस पर दो बार ओवरलैपिंग होगी, ऊपर और नीचे, साइड वाइज ओवरलैपिंग है। ये ऐसे जुड़ा है, पहला वाला कैसा जुड़ता था? इस तरह से, तो एक दूसरे से ज़्यादा मजबूती जुड़ता था, आमने सामने था। तो अब दूसरा वाला कैसे जुड़ा है? इस तरह से, मतलब एक दूसरे के साइड वाइज समझते हैं, एक दूसरे से केवल चिपक रहे हैं। इसमें ओवरलैपिंग कम हो रही है पहले की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा? अक्षीय की अपेक्षा। और इस तरह का जब ओवरलैपिंग या अतिव्यापन होता है तो इसमें जो बंध बनता है वो कौन सा होता है? पाई बंध। तो हमने देखा एस अतिव्यापन, पहला एस अतिव्यापन कौन सा बंध बना? सिग्मा बंध। दूसरा था आपका एस और कोई भी पी ले तो अतिव्यापन से भी कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। तीसरा आपने पीपी अतिव्यापन में लिया, अगर अक्षीय अतिव्यापन होता है पीपी का तो कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। और अगर पीपी का पार्श्ववर्ती अतिव्यापन होता है तो कौन सा बंध बनता है? पाई बंध। तो बंध कितने प्रकार के हमने जाना? दो प्रकार का। किस पर निर्भर करता है ये बंध बनना? कक्षकों के अतिव्यापन पर। कक्षक अगर अक्षीय दिशा में एक दूसरे से मिलते हैं तो हमेशा कौन सा बंध बनता है? सिग्मा बंध। और अगर पार्श्ववर्ती रूप से मिलते हैं एक दूसरे के साथ तो यह बंध कौन सा होता है? पार्श्व बंध। सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन का घनत्व देखिए बीच में ज़्यादा है, यहाँ पे भी बीच में ज़्यादा है और यहाँ पे भी बीच में अधिक है। लेकिन अगर आप पार्श्ववर्ती अतिव्यापन को देखते हैं तो ऊपर लोब और नीचे लोब, यहाँ पे बीच में इलेक्ट्रॉन घनत्व नहीं है, कहाँ पे है? ऊपर और नीचे। तो इस तरह से सिग्मा बंध में ओवरलैपिंग की मात्रा कैसी रहती है? अधिक होती है। सिग्मा बंध कैसा होता है? अधिक मजबूत होता है। और पाई बंध कैसा रहता है? कम प्रबल रहता है, क्योंकि उसमें अतिव्यापन कम होता है। तो इस तरह हमने अतिव्यापन के कितने भाग देखे? 3। पहला एस अतिव्यापन, दूसरा कौन सा था? एसपी अतिव्यापन, और तीसरा अतिव्यापन था पीपी। पीपी अतिव्यापन के 2 भाग हो गए। पहला भाग था समाक्ष अतिव्यापन जिसमें पीपी कक्षक अक्षीय रूप से मिले, और दूसरा अतिव्यापन था आपका पार्श्ववर्ती अतिव्यापन जिसमें पीपी कक्षक एक दूसरे से पार्श्व से या साइड वाइज मिलते हैं और उसमें पाई बंध बनता है। अगला हम लेते हैं अतिव्यापन के प्रकार के बाद सिग्मा एवं पाई बंध। सिग्मा और पाई बंध अभी आपने देखा कि अतिव्यापन के आधार पर यह निर्भर करता है कि सिग्मा बंध बनेगा कि पाई बंध। सिग्मा बंध हम लेते हैं पहला सिग्मा, जिसे हम दर्शाते हैं इस तरह से सिग्मा, और दूसरा बंध होता है पाई बंध जिसे हम पाई से दर्शाते हैं। सिग्मा बंध कैसे बनता है हमने अभी देखा, एस
और सिग्मा बंध S और S के अतिव्यापन से बना था। जैसे उदाहरण हम देते हैं, यहाँ पे जो बंध बनेगा वो सिग्मा बंध होगा। S या P कक्षक के अतिव्यापन से भी जो बंध बना था वो भी कैसा था, सिग्मा बंध था। और P अक्षीय अतिव्यापन, इससे भी जो बंध बना यह भी कैसा बंध था, सिग्मा बंध। अगर हम पाई बंध की बात करते हैं तो पाई बंध केवल एक ही कंडीशन में बनता है, जब P कक्षक एक दूसरे से पार्श्व रूप से मिलते हैं। एक दूसरे से पहला दूसरा पार्श्व रूप से मिलते हैं तो यहाँ पे जो बंध बनता है वह क्या कहलाता है, PP। केवल एक ही प्रकार P और P के पार्श्व अतिव्यापन से पाई बंध बनता है। यहाँ पे अतिव्यापन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए सिग्मा बंध हमेशा ज़्यादा मजबूत होता है। फिर से सिग्मा बंध अधिक मजबूत होता है क्योंकि अक्षीय रूप से मिले रहते हैं, इसलिए इनमें अतिव्यापन की सीमा, अतिव्यापन जितना ज़्यादा होता है बंध उतना मजबूत होता है, तो सिग्मा बंध अधिक प्रबल होता है। जबकि पाई बंध को आप देखिए, दोनों कुछ मात्रा या कुछ सीमा से ही एक दूसरे से मिले हैं, इसलिए पाई बंध है वह सिग्मा बंध से कैसा होता है, कम मजबूत या कम प्रबल होता है। जब सिग्मा बंध ज़्यादा प्रबल है तो अगर हम किसी सिग्मा बंध को तोड़ेंगे तो इसके लिए दी जाने वाली ऊर्जा का मान भी अधिक होगा। किसकी अपेक्षा, पाई बंध की अपेक्षा, क्योंकि पाई बंध कैसा होता है, दुर्बल होता है। इसके अतिरिक्त हमने आपको जब सहसंयोजक बंध बताया था तो कार्बन कार्बन सिंगल बंध, कार्बन कार्बन डबल बंध, कार्बन कार्बन ट्रिपल बंध बताया था। उसी समय आपको बताया था कि सिग्मा बंध अकेले हो सकता है। अगर कोई भी बंध सहसंयोजक बंध अकेले लिखा है तो वो कभी पाई नहीं होता। कौन सा बंध होता है, हमेशा वह सिग्मा बंध होता है। लेकिन अगर डबल बंध लिखा है तो उसमें एक ही बंध सिग्मा होता है और दूसरा बंध क्या होता है, पाई होता है। और अगर ट्रिपल बंध है, त्रिबंध है, तो उसमें एक सिग्मा होता है और दोनों क्या होते हैं, पाई। तो एकल बंध हमेशा सिग्मा होता है। सिग्मा बंध अकेले पाया जा सकता है किसी अणु में, लेकिन पाई बंध हमेशा किसके साथ उपस्थित रहता है, सिग्मा बंध के साथ। पाई बंध कभी भी अकेले नहीं पाया जाता। इसमें दोनों में एक अंतर है। सिग्मा बंध मजबूत भी होता है और अकेले पाया जा सकता है, लेकिन पाई बंध कभी भी अकेले नहीं पाया जा सकता। इसके अतिरिक्त तो कुछ और अंतर दिए हैं, जैसे आपका दिया है अधिक मात्रा में अतिव्यापन होता है सिग्मा में, इसलिए सिग्मा मजबूत होता है। कम मात्रा में अतिव्यापन होता है, इसलिए पाई बंध कैसा होता है, मजबूत नहीं होता या सिग्मा बंध की अपेक्षा दुर्बल होता है। सिग्मा बंध से बना आणविक कक्षक नाभिकीय अक्ष के चारों तरफ सममित होता है। इसमें सममिति चारों तरफ होती है, जबकि इसमें सममिति देखिए ऊपर या नीचे अधिक होती, जबकि इसमें सममिति कैसी है, चारों तरफ है। जबकि इसमें सममिति कैसे देखने को मिलता है, ऊपर या नीचे, क्योंकि अतिव्यापन ऊपर या नीचे से हुआ है। सिग्मा बंध के सापेक्ष परमाणुओं का मुक्त घूर्णन संभव है, जबकि पाई बंध जो होता है, देखिए सिग्मा बंध अकेले है तो घूम सकता है कोई भी नाभिक, समझ आया। लेकिन पाई बंध की बात करें तो पाई के साथ सिग्मा भी है, तो क्या नाभिक घूम सकता है, नहीं घूम सकता, क्योंकि उसको ज़्यादा बंधा हुआ है वो। तो सिग्मा बंध से मुक्त घूर्णन हो सकता है, लेकिन पाई बंध का से आपका मुक्त घूर्णन संभव नहीं है, क्योंकि पाई के साथ फिर से क्या बंधा रहता है, सिग्मा बंध। किसी अणु में सिग्मा बंध, अभी हमने बताया सिग्मा बंध अकेले हो सकता है, लेकिन पाई बंध
कभी भी अकेले नहीं होता, पाई के साथ आपका सिग्मा बंध पाया ही जाता है। तो इस तरह से हमने आज अतिव्यापन, SS अतिव्यापन, SP अतिव्यापन, PP अतिव्यापन देखा। PP अतिव्यापन दो तरह का था, पहला अक्षीय जिसमें सिग्मा बंध बनता है जो मजबूत होता है, और दूसरा था पार्श्ववर्ती अतिव्यापन जिसमें पाई बंध बनता है और यह सिग्मा बंध से कम प्रबल होता है। धन्यवाद।